नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2019 में पूछे गए विज्ञान पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी प्रथम सेमेस्टर के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? तो कोई भी वस्तु जब ऊपर से गिरती है, क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में जो एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, इसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्व बल, जिसकी वजह से फल नीचे पेड़ से नीचे गिरता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें, पहला दिया गया चुंबकीय बल, तो किसी चुंबक की वजह से उसके चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो फल से पेड़ गिरना, यहां पर कोई भी चुंबक नहीं है तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा। घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई भी गतिमान वस्तु किसी सतह के संपर्क में आती है जो कि सतह उसके गति का विरोध कर रही है, और इन दोनों सतहों के बीच में लगने वाला जो बल है जो कि उसकी गति का विरोध करती है उसे घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी बल नहीं लग रहा है। चौथा दिया गया पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है? जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही बल विकल्प बचा, गुरुत्व बल, यहां बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, किस प्रकार से पृथक किया जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो बालू और लोहे को, देखिए लोहा जो होता है वो चुंबक के संपर्क में आने से उसमें चिपक जाता है और बालू नहीं चिपकेगा। तो हम लोग इसको कैसे पृथक कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैंड है, बालू है, और इसी में मान लीजिए कि ये लोहे के कण है। ठीक है, तो ये लोहे के जो कण है वो कैसे होंगे? चुंबक जब हम इसके संपर्क में लाएंगे तो ये कण जो है यहाँ से ऊपर जाकर के इस चुंबक में चिपक जाएंगे, यानी बालू अलग हो गया और ये लोहे के कण या फिर छीलन जो है वो अलग हो जाएंगे। यही तो करना था हमें, पृथक ही तो करना था। तो चुंबकीय पृथक्करण द्वारा ये संभव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पत्ती द्वारा जनन होता है, किस पौधे में पत्ती द्वारा जनन होता है? पहला दिया गया है आम। तो क्या आम के पत्ती को अगर आप जमीन में बो देंगे तो क्या नया पेड़ बनता है? नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। केला भी नहीं होगा, केले के पत्ते को अगर आप बोएंगे तो नहीं जमेगा। बबूल भी नहीं होगा। लेकिन अगर अजूबे की बात करें तो ये पत्तियों से इसमें जनन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उभयचर जंतु है। तो उभयचर उन जंतुओं को कहते हैं जो जल के साथ साथ थल पर भी रहने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो चौथे विकल्प से देखते हैं। देखिए दिया गया कुत्ता, तो ये जल और थल दोनों पर रहना इसके लिए संभव नहीं है। आप ऐसा मत समझिएगा कि कुत्ता पानी में तैर लेता है। यहाँ पर तैरने की बात नहीं की जा रही है, जो लगातार जल में रह सके उसकी बात की जा रही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चिड़िया की बात करें तो ये भी नहीं होगा। मछली की बात करें तो ये जल में तो रह लेगा, थल पर नहीं रह पाएगा, तो ये नहीं होगा। मेंढक की अगर बात करें तो मेंढक जल में भी रह लेता है और थल यानी स्थल पर भी रह लेता है। तो यही हमारा उभयचर जंतु होगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई पद्धति में जो मानक मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के मादा अंग का नाम होता है स्त्री केसर। क्या हो जाएगा? स्त्री केसर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण आप लिख सकते हैं कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लक्षण आप लिख सकते हैं कि सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो आपसे बस एक ही पूछा गया है तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी की अगर हम लोग बात करें तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? हिरन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? खरगोश लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? बकरी लिख सकते हैं। आपसे 2 ही पूछा गया था तो कोई भी 2 आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से मांसाहारी की बात करें तो शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ये सब आपके मांसाहारी जंतु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सतह है और ये मान लीजिए कोई पिंड है। तो जब कोई पिंड किसी दूसरी सतह पर चलती है तब संपर्क सतह पर एक विरोधी बल कार्य करता है। देखिए ये संपर्क सतह यानी जहां सतह पर कांटेक्ट हो रहा है पिंड का सतह पर, सरफेस पर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं
संपर्क सतह। तो जब ये पिंड इस प्रकार से मान लीजिए गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, तो घर्षण बल जो होगा वो इस दिशा में लगेगा, यानी कि इसकी गति का विरोध करेगा। और ये क्यों लगता है? क्योंकि ये जो है इसके सरफेस पर यानी कि इसकी सतह पर संपर्क में है, इस वजह से लगता है। तो घर्षण बल की परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब एक पिंड किसी सतह पर उसके संपर्क में आता है तो एक विरोधी बल कार्य करता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, विरोधी बल। देखिए ये बल इधर लग रहा है और ये गति इधर कर रहा है, इसी को बोलते हैं विरोधी बल। एक विरोधी बल कार्य करता है जो गति में बाधा उत्पन्न करता है, पिंड की गति में बाधा उत्पन्न करता है। इसी बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से बना देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो उत्तर लिखना है आपको। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का मानक मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार लिखिए। तो गति की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह पिंड जो होता है वो गतिमान अवस्था में माना जाता है। यानी गति किसे कह सकते हैं? जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति को बदले तो उसके इस बदलाव को हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, अब गति का प्रकार भी हमसे पूछा गया था। तो गति में पहला आप लिख सकते हैं रेखीय गति या फिर स्थानांतरण गति। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं वृत्तीय गति, यानी कि अगर एक सरल परिपथ पर गति कर रहा है कोई पिंड तो इसे रेखीय गति बोलेंगे, और किसी वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है पिंड तो इसे वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाता है घूर्णन गति। ठीक है, चौथा हो जाएगा दोलन गति, पांचवा प्रक्षेप्य गति, छठवां लुढ़कन गति, सातवां आवर्ती गति। ये सब गति के प्रकार हैं। ठीक है, आप सब में एक एक लाइन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर है? तो आप लिख सकते हैं जरायुज उन जीवों को कहते हैं जो कि बच्चे जन्म देते हैं, और अंडयुज उन जीवों को कहते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चे ना दे करके, यानी बच्चे जन्म ना दे करके अंडे वो देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि जो जरायुज होता है उसमें स्पष्ट रूप से कान की संरचना दृष्टिगत होती है, यानी उनमें कान पाया जाता है। जरायुज जो होते हैं, जैसे मनुष्य, आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। और अंडयुज जो होता है उनमें स्पष्ट रूप से कान नहीं दिखाई देता है, बल्कि कान की जगह पर उनमें एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण आप सांप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि जो जीव डायरेक्टली बच्चे जन्म देते हैं उसे जरायुज बोलेंगे, और जो जीव डायरेक्टली बच्चे जन्म ना दे करके अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज बोलते हैं। अब जरायुज जो होते हैं उनमें स्पष्ट रूप से कान की संरचना दिखाई देती है, अंडयुज में स्पष्ट रूप से कान की संरचना नहीं दिखाई देती है, बल्कि अंडयुज में कान की जगह पर एक छिद्र की संरचना होती है। इसका उदाहरण आप मनुष्य लिख सकते हैं, कुत्ते लिख सकते हैं, बिल्ली लिख सकते हैं। अंडयुज में उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं? अंडयुज का उदाहरण हो जाएगा आपका सांप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर लिख देंगे 2-2, 3-3 पॉइंट करके। अगला प्रश्न पूछा गया है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों हो जाती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, मरुस्थलीय पौधों की अगर पत्तियां क्यों नुकीली होती हैं इसके बारे में बात करें तो देखिए, कोई भी पौधा जो होता है उसकी पत्तियों के पीछे क्या होता है कि ऐसे छिद्र टाइप का होता है। जैसे देखिए ये पत्ती है, सामने का पार्ट है, तो इसके पीछे वाला जो पूरा पत्ती में होगा उसे छिद्र बोलते हैं, जिसे रंध्र बोलते हैं। जब पत्तियों में उसके जड़ों के माध्यम से जो पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, तो पत्तियों के पीछे जो छिद्र बने रहते हैं रंध्र, उन्हीं छिद्र के माध्यम से ये जो अधिक वाष्प को, एक अधिक पानी को जो अवशोषित कर लिया जड़ों के माध्यम से, उसको वाष्प के तौर पर बाहर निकाल देता है। तो अगर ये पत्तियाँ इस प्रकार से चौड़ी रहेंगी तो एक तो मरुस्थल क्षेत्र में पानी की वैसे ही कमी है, और इसके पत्तियों के पीछे जो छेद बने हुए हैं उससे पानी और ज़्यादा वाष्पित होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी वाष्पित होने से पानी के लॉस को रोकने के लिए, पानी की कमी को रोकने के लिए जो यहाँ पर पत्तियों का एरिया जो है वो कम हो जाता है, और ये चौड़े ना होकर के इस प्रकार से नुकीली पत्तियों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली यही कारण है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ नुकीली क्यों हो जाती हैं, क्योंकि नुकीली इसलिए हो जाती हैं ताकि पानी का जो वाष्पीकरण के माध्यम से
एक तरीके से बाहर वातावरण में निकल जा रहा था, वो पानी वातावरण में ना निकले बल्कि उसी मरुस्थल वाले पौधे में रहे, ताकि पानी की जो कमी है उसे एक तरीके से टैकल किया जा सके, उस समस्या को दूर किया जा सके। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा पूछा गया इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पहला विशेषता तो आप इसी प्रश्न से लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो नुकीली हो जाती हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे गहराई तक चली जाती हैं पानी की खोज में, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जो तने होते हैं वो मांसल टाइप के होते हैं। जैसे आप नागफनी का देखेंगे तो उनके पत्तियों में क्या होता है, चौड़े चौड़े हो जाते हैं और मांसल हो जाते हैं, ठीक है। उसको काटेंगे आप तो मांसल टाइप का निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ प्रमुख इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो पहले मैं पुष्प की संरचना बनाता हूं, तब चीज़ें और ज़्यादा आपको स्पष्ट होंगी, ठीक है। मान लीजिए ये एक इस प्रकार से ये फूल की संरचना मैं बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से मान लीजिए ये फूल की संरचना हो गई। तो यहां पर ये जो है ये पुष्प का तना होता है, पुष्प तना आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखिए ये जो पूरा फूल है ये इस भाग पर टिका हुआ है, इसलिए इसको ये आधार प्रदान करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुष्प आधार बोलेंगे। ये सभी फूल के अंग मैं बता रहा हूं, यही हमसे पूछा गया है पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो ये पुष्प के सभी भाग हैं, ठीक है। दूसरा पुष्प आधार हो गया। तीसरा देखिए बाह्य दल होता है, ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहां पर इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार से ये कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है। सभी फूलों में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद से ये जो होता है ये फूल की पंखुड़ियां होती हैं, फूल की पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद से ये वाला जो पार्ट है ये पुंकेसर होता है। पुंकेसर क्या होता है, फूल का जो नर जनन अंग होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं, यानी पुष्प का नर अंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये पुंकेसर बोला जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर क्या होता है, ये पुष्प का मादा जनन अंग के तौर पर जाना जाता है। तो ये आप फूल की संरचना बनाएंगे और इसके भाग लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे, तभी आपको पूरा 2 अंक नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो पहला हानि आप लिख सकते हैं कि तंबाकू के सेवन से कैंसर नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि तंबाकू के अधिक सेवन से जो मानव की स्मृति की क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। इसके अलावा उसके स्वास्थ्य पर भी विकृत रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि उसकी दांतें, मनुष्य की जो तंबाकू का सेवन करेगा उसके दांत सड़ने लगते हैं। इस प्रकार से आप कई हानियां लिख सकते हैं। हमसे केवल 2 ही पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है मृत्तिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, मृत्तिका जो होता है यह प्रायः 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले औषधि शैलों को मृत्तिका कहते हैं। यानी कि इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं उनका व्यास कितना होगा, 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है। 2 माइक्रोन से भी इनका व्यास छोटा होता है, यानी बहुत महीन कण के जो मिट्टी होती है उसे ही मृत्तिका कहते हैं। सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो इसमें चीनी मिट्टी जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है, चीनी मिट्टी, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पर परागण किसे कहते हैं। तो जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी के जैसे लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, तो उसे हम लोग संकर परागण या फिर पर परागण के नाम से जानते हैं। अब हमसे इसका लाभ पूछा जा रहा है। पर परागण का पहला जो लाभ होता है वो आप लिख सकते हैं कि पर परागित पुष्पों से बनने वाले जो फल होते हैं वो बड़े, भारी और स्वादिष्ट होते हैं और इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ आप लिख सकते हैं कि पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वस्थ और अच्छी नस्ल वाले होते हैं।
जिससे उपज बढ़ जाती है। तो ये पर परागण के 2 लाभ आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।